अच्छा भाई, केमिस्ट्री वाले हम लोग लास्ट टाइम टॉपिक पढ़ रहे थे एटम का और मॉलिक्यूल का। और अच्छा, इसमें ना लास्ट टाइम हमने ये डिफरेंस देखा था, जैसा कि ये सोडियम और इधर से ये हीलियम। तो अब इन दोनों में देखें तो हम इसको लिखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं लिखते। मैंने कल थोड़ा सा आपको डिफरेंस करने का बताया था। मैंने कहा था इसका डिफरेंस आप ऐसे याद रखेंगे कि इंडिपेंडेंटली हम कहते हैं कि जो एग्जिस्ट करता है उस स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम एटम बोला करते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल का आइडिया आया कि मॉलिक्यूल कब बनता है। जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं तो हमने कहा कि ये एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मिलकर क्या बना लेते हैं, H2। अगर हम देखें H2 बनते हुए इन्होंने एक रूल को भी फॉलो किया है और वो है डुप्लेट रूल। तो आपने ना एक चीज छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि एटम रिएक्ट इसी वजह से करते हैं ताकि वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें, अपने आप को स्टेबल कर लें। तो एक्चुअल में हम अगर मॉलिक्यूल की बात करें ना तो इसमें हम एक वर्ड स्टेबिलिटी का भी यूज करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक स्टेबल फॉर्म बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल कहते हैं। एक्सेप्शन भी हैं, लेकिन जनरली हम देखें तो डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करते हैं इसी वजह से ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, डुप्लेट रूल या ऑक्टेट को क्या कर लें, फॉलो कर लें। इससे क्या हो जाएगा कि जो चीज स्टेबल होगी वो नॉर्मली ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकती, तो इस हवाले से भी हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हीलियम को हमने इसलिए कहा है कि ये देखिए ये है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म, इसको हम एटम कह सकते हैं, लेकिन इसको मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर इसका भी डुप्लेट क्या है, कंप्लीट है। नॉर्मल टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, बल्कि हीलियम के तो बहुत ही कम कंपाउंड्स हैं तो ये स्टेबल होती हैं। इंस्टेबिलिटी के हवाले से हम इनको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सोडियम को हम नहीं कह सकते क्योंकि सोडियम जो है वो उस तरह स्टेबल नहीं है। आप सोडियम को पानी में ऐड करते हैं उसी वक्त रिएक्ट कर जाएगा, हीलियम को पानी में ऐड करते जाएं कभी रिएक्ट नहीं करेगी। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा इसमें है, इसलिए हम इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, इसको मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। तो आपको थोड़ा सा इसका मतलब है डिफरेंस जो है वो इसमें देखना है। बाकी सिंपल चीज है कि एक से ज्यादा एटम वाले को अगर वो न्यूट्रल हो तो हम उसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन सिर्फ कहां पर आ जाता है, इसमें आ जाती है कि सिंगल फॉर्म वाले को हम किसमें कहेंगे मॉलिक्यूल, सिर्फ नोबल गैसेस में, ऐसा कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन वाले केस में। अब आ गया हमारा टॉपिक आयन। आयन क्या होगा, तो इसकी डेफिनेशन भी बुक में लिखी है, anything which carry either positive और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसमें जो कि जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा हम उसको क्या लिखेंगे, आयन बोलेंगे। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है इसके लिए स्पेसिफिक नाम यूज किया गया, इसको बोला करते हैं कैटाइन। और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज को क्या बोला करते हैं, एनाइन। इसका मतलब है आयन को हम दो तरह से लिख लेते हैं, एक प्लस वाला तो उसको बोलेंगे कैटाइन और एक माइनस वाला तो उसको क्या बोलेंगे, एनाइन बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैटाइन कैसे बनता है। ठीक है, तो कैटाइन बनने के लिए हम फर्ज करते हैं ये हमारा कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एलिमेंट को लें या किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हम उसका एटम ले लें, हम यहाँ एक एटम की बात कर लेते हैं जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके वैलेंस शेल में से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें, कोई एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन निकालने पर हम इक्वेशन में लिखेंगे ए प्लस ई, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन निकालने पर इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बनने वाले हम क्या लिखते हैं, अभी हमने देखा कैटाइन। तो कैटाइन कैसे बनेगा, व्हेन एन एटम लूजेस वन, इससे ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। तो अगर कोई एटम एक या इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनने वाली स्पीशीज जो होगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फॉर्म को कैटाइन बोलेंगे। ठीक है, तो कैटाइन इस तरह से बनता है व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन। देखिए हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, उसका एटम ले रहा हूं, ये एटम है, ये उसका न्यूक्लियस, ये उसका एक शेल है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हमने एक शेल बनाया। हमें पता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में आपस में क्या होती है, अट्रैक्शन, ऑपोजिट चार्जेस हैं।
तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो हमें इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। इसका मतलब है हम यहाँ पर एनर्जी क्या करेंगे, इस एटम को प्रोवाइड करेंगे। अब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से ये फोर्स ब्रेक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। पहले देखें एज अ होल एटम न्यूट्रल है, एक प्लस है एक ही माइनस है। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो अब ये पिक्चर ऐसी हो गई कि अब सिर्फ और सिर्फ इसमें प्लस मौजूद है, नेगेटिव नहीं है। तो इस पूरे के ऊपर फिर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि अब पॉजिटिव को कैंसिल करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। तो जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन यूज करेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस स्पीशीज को क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी कैटायन बनेगा तो हमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एटम को देनी पड़ेगी ताकि उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकले। तो जब भी हम एनर्जी देकर कोई प्रोसेस जो है उसको प्रोसीड करवाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को बोला करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो मीन इनसाइड और थर्म मीन हीट और एनर्जी। मतलब आप हीट किसी चीज को प्रोवाइड करें इनसाइड, उसको दें, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका पहला क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने कल याद करना है। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। व्हाई, तो ये लिखना है आपने, क्यों है, बुक के अंदर आंसर लिखा, when an atom loses electron then it gives cation. Energy is always required to remove electron from the valence shell of the atom. ये बात याद रखनी है, वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यहाँ एनर्जी जो है ना वो लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो प्रोवाइड करने वाला प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपकी जो बुक में इक्वेशन लिखी है ना उसी की लाइंस के अंदर ये आंसर लिखा गया है, ये आपने कर कर आना है। अब एक एटम कोई है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उस पे चार्ज आ जाएगा, प्लस आ गया। ये जो प्लस चार्ज होगा ये डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +1 चार्ज आएगा, दो निकलेंगे तो +2, 3 +3, तो इस तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से देखिए उसने डिफरेंट एग्जांपल लिखी है। हम लिखते हैं Al+3, इसका मतलब है इसने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाले। एल्युमिनियम आयन, इस तरह से हम लिखते हैं Fe+2, इसको लिखते हैं फेरस आयन। Fe+3, इसको लिखते हैं फेरिक आयन। ठीक है, तो ये देखें कि इसमें नंबर ऑफ चार्जेस जो है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम लोगों ने निकाले हैं। ठीक है, 3+2+ ये हम इस तरह से दिखाते हैं कि इनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने रिमूव हैं। तो ये था कैटायन बनना। अब हम आते हैं एनाइन की तरफ। एनाइन कैसे बनेगा, तो एनाइन हमने देखा उस स्पीशीज को कहते हैं जिसमें किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ फर्ज करते हैं ये हमारा कोई एटम है बी, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दें तो इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम एक्सेप्ट करेगा, वैसे एज अ होल एटम न्यूट्रल है, अगर उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जब वो आयन बनेगा तो उस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन। और इस नेगेटिव आयन को क्या लिखा करते हैं, एनाइन बोला करते हैं इसको। तो एनाइन कब बनेगा, व्हेन एन एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स एनाइन। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ भी कि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -1, दो एक्सेप्ट करेगा तो -2। जैसे ऑक्सीजन की बात करें, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है एटम तो -1 है, अगर ये 2 ले लेता है तो -2 है। तो इसी तरह से एनाइन के अंदर भी हम क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेने पर उस पे चार्जेस चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब देखें ये है हमारे पास एटम। फर्ज करें हम एक एटम ले रहे हैं, ये उसका पहले एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ प्लस और माइनस क्या थे, इक्वल थे। हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर किया तो इंटर करने पर ये इस तरह हो गया, +1 है। अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 2। तो ये प्लस इसको कैंसिल करेगा, इसको कैंसिल नहीं होना, इस वजह से इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से एनाइन के ऊपर चार्ज जो है वो क्या आया करता है, नेगेटिव आता है। अब देखिए इसमें होगा क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन हम इसके इंटर करने लगेंगे इस एटम के वैलेंस शेल में, तो ये जो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव, ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस अट्रैक्शन पे
एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे तो इंटर करते हुए एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ करती है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोला करते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन, ठीक है, जब एनाइन बना ये हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ गया। बात समझ आई है? तो सिंपल, अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा कि जब हम एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उस पे चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। देखिए अगर एक एक्सेप्ट करेगा तो हम इसको लिखेंगे यूनी नेगेटिव आयन, ठीक है, यूनी मीन वन, एक चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन। अगर हम दो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो दो चार्ज की वजह से हम क्या लिखेंगे, डाई नेगेटिव आयन। डाई मीन अब उसने कितने चार्ज एक्सेप्ट कर लिए हैं इलेक्ट्रॉन, दो एक्सेप्ट कर दिए, ये बन जाएगा डाई नेगेटिव आयन। ठीक है, अब हमने अभी कहा जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, तो एनर्जी क्या हुई इसमें से, रिलीज हुई। तो फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो आपने यहाँ पर दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन क्या लिखना है, ये देखिए आपकी किताब में ही जहां मैंने ये क्वेश्चन लिखी है उसके नीचे पैराग्राफ में दूसरी लाइन में लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसको क्वेश्चन मार्क कर लें, यही आंसर आपने करना है। ऊपर स्टार्ट जहां से पेज होता है, व्हेन अ न्यूट्रल एटम पिक अप इलेक्ट्रॉन, यहां से लेकर यहां तक इसी क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। हमने आयन के अंदर क्या कर लिए, दो शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लिए कि फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन इज एंडोथर्मिक। अब देखिए हमने कैटायन में भी ये बात की, अगर एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, जैसा कि अभी हमने लिखा हाइड्रोजन एक एक्सेप्ट करती है +1, आपने देखा Mg पे लिखा होता है 2, ये दो इलेक्ट्रॉन दे देती है। एल्युमिनियम पे लिखा होता है +3, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो हमने इधर भी ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है 2 या 3, तो हम इधर भी लिख सकते हैं ये है मोनो पॉजिटिव आयन, जैसे हमने ऊपर बात की, ये मोनो पॉजिटिव आयन। ये क्या होगा, डाई पॉजिटिव आयन। ये क्या होगा, ट्राई पॉजिटिव आयन। ठीक है, ऐसे हमने ऊपर इसमें लिखा है यूनी नेगेटिव आयन, डाई नेगेटिव आयन, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं पॉजिटिव में। इसमें जो हमने बात की है प्रोसेस, चाहे आप एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, दो निकालें, 3 निकालें, हमेशा हमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए इसमें हमने क्या लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, कैटायन मोनो भी हो सकता है, डाई भी, ट्राई भी, हमेशा एंडोथर्मिक होगा। इधर डिफरेंस आ जाएगा। इधर अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो देखें इस पर चार्ज क्या आ जाता है, जो हमने बी नेगेटिव की फॉर्म में लिखा है, इस एटम पे चार्ज आ जाता है माइनस। तो एक इलेक्ट्रॉन देते हुए एनर्जी तो निकल गई, तो यूनी नेगेटिव आयन का बनना कौन सा प्रोसेस आया, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो देखें ये बन चुका था बी माइनस। इसको मैं दोबारा समझाऊं तो मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि फर्ज करें पहले बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये बना बी माइनस। अगर आप इसको एक और इलेक्ट्रॉन दें तो ये क्या बन जाएगा, B2 माइनस, एक और दें B3 माइनस, यहां से लेकर यहां तक बनते हुए एनर्जी क्या हुई, रिलीज। तो ये प्रोसेस था एक्सोथर्मिक। लेकिन जब हम इस एटम की शक्ल बनाएं तो हमने ये कहा है इसके पूरे के ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखिए हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये एक्सेस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मैं डॉट से बना रहा हूं समझाने के लिए। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके करीब लेकर आते हैं तो बात तो वही है कि ये प्लस इसको अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन अब इसमें इंटर होने लगेगा, इस एटम के ऊपर पहले नेगेटिव है, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल। जब रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ इंटर नहीं हो सकेगा इस रीजन में, ये जो डार्क बनाया हुआ है। तो हमें इलेक्ट्रॉन इंटर करने के लिए अब एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमने ऊपर देखा था देने वाला कौन सा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक। इसका मतलब है जब यहां से यहां आएंगे तब ये प्रोसेस हमारा कौन सा हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो यहां अगर हम एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन लिखें वो ये है फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक व्हाइल डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये सिर्फ आप एमसीक्यूज के बारे में यहाँ याद रख लें, हमने जब छठा चैप्टर पढ़ना है तो वहां पर जाकर ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना भी है और उधर दोबारा भी ये करना है, तो इसलिए वहां पर जाकर इसको लिखेंगे। सिर्फ आपने आइडिया समझना है कि जब दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर करने लगते हैं तो चार्ज चूंकि पहले नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव रिपेल करते हैं,
तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से एनर्जी देकर इंटर करवाना पड़ेगा, इसलिए डाई नेगेटिव आयन कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ये आप लोगों को याद रहे। देखें आपसे ऐसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है S-2 H+1 H+1 आ गया, O-1 Mg2+। हाँ जी, आप ये बताएं इन सब में से 1+ और इसको लिख लेते हैं 1-, इन सब में से कौन सा द फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस व्हिच वन फॉलोज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, किसके अंदर एंडोथर्मिक होगा, किसके अंदर जो है वो एक्सोथर्मिक होगा, ये बताना है। हमें पता है जहां प्लस बनता है वो तो है ही एंडो, ये दोनों एंडो हो गए। जहां माइनस होता है उसमें दो चीजें, अगर 1 हो तो एक्सो, अगर 2 हो जाए तो एंडो। हमने कहा किसमें एक्सो होगा, ये दोनों एंडो थे, ये भी एंडो था, ये हमारी ऑप्शन बच गई। इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सो होगा। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के बाद थोड़ा सा इसको याद रख लेना है कि अगर आपको ये समझ आएगी कि कहां पर हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस लिखेंगे और कहां पर जो है वो हम इसको एंडोथर्मिक प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम चूंकि आयंस देख रहे हैं तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने अभी आयंस बनाया एक सिंगल एटम का, ठीक है, एक एटम उसके ऊपर प्लस है या माइनस है। एक से ज्यादा एटम्स अगर हो तो एज अ होल उन पर भी चार्ज होता है। ठीक है, जैसा कि मैं एक आयन लिखता हूं, मैं लिखता हूं CH3+, ठीक है, इसी तरह से मैं एक लिखता हूं NH4+, इसको कहते हैं कार्बोकैटाइन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं सेकंड ईयर में, इसको क्या लिखा करते हैं, अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये भी आयन है। अब इनको क्या नाम देंगे, इसको हम कैटाइन, कैटाइन तो कहेंगे पॉजिटिव है, लेकिन ये एक एटम वाला नहीं है, तो इसको नाम देंगे दीज आर पॉली एटॉमिक कैटाइन, दीज आर पॉली एटॉमिक कैटाइन होंगे। इसी तरह से हमने एनाइन देखे हैं कि एनाइन में सिंगल एलिमेंट लिखा, एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर भी ऐसा होल नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे आपने ये बहुत मशहूर पढ़ा हुआ है सल्फेट आयन। ठीक है, इसी तरह से MnO4 मैंगानेट आयन, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो अब इनको भी क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे पॉली एटॉमिक एनाइन। तो जो कैटाइन और एनाइन है वो जरूरी नहीं है कि वो एक एटम के ऊपर प्लस माइनस हो, वो एक से ज्यादा के ऊपर भी हो सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज किया करते हैं, पॉली एटॉमिक कैटाइन, और इसके साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, पॉली एटॉमिक एनाइन लिख देते हैं। तो ये बच्चे में थोड़ा डिफरेंस था आयन और कैटाइन का। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से यहाँ ये लिखा गया है इसी आयन के टॉपिक के एंड पर, ठीक है, जहां इसमें एग्जांपल दिए हैं ना नेगेटिव आयंस की। अच्छा, आपने इसमें ये भी पढ़ा होगा हाइड्रोक्सिल आयन, ये देखें ये भी एनाइन है, इसमें एक से ज्यादा जो है वो एटम है, एलिमेंट डिफरेंट है। तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं इनके अंदर ग्रुप ऑफ द एटम्स जिनको हम पॉली एटॉमिक कैटाइन कहते हैं, वो कहता है दीज आर लेस कॉमन, ये इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते। ज्यादातर कौन से कॉमन होते हैं, ये वाले आयंस कॉमन होते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि देखें अगर हम ये फार्मूला लिखें ना H2SO4, अगर हम इसके आयन बनाएं, देखें इसके आयन ये बनेंगे 2H+ सल्फेट आयन। तो आप इसमें देखें इसका ये कैटाइन है, ये एनाइन है, लेकिन ये कैटाइन कौन सा है, सिंपल कैटाइन, ये पॉली एटॉमिक कैटाइन नहीं है। लेकिन ये कौन सा है, पॉली एटॉमिक एनाइन। इसी तरह से आप ये फार्मूला लें K2Cr2O7, आप इसके आयन बनाएं तो ये बनेगा, ठीक है, इसमें देखिए सिंपल कैटाइन है और ये पॉली एटॉमिक एनाइन है। तो जब भी हम किसी फार्मूला को लेकर, किसी कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को लेकर हम उसको आयन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें ज्यादातर सिंपल कैटाइन आता है, एनाइन पॉली एटॉमिक जो होता है ना वो ज्यादा बन जाते हैं। तो इसका मतलब है ये लेस अबंडेंट होंगे, ज्यादा अबंडेंट कौन से होते हैं, पॉली एटॉमिक एनाइन। ठीक है, तो पॉली एटॉमिक कैटाइन होते हैं, ये कुछ रिएक्शंस के दौरान या कुछ कन्वर्जन के दौरान हम कहते हैं बन सकते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज आर लेस अबंडेंट। ये आपने एमसीक्यूज में चीजें याद रखनी है कि पॉली एटॉमिक कैटाइन लेस अबंडेंट होंगे, पॉली एटॉमिक एनाइन क्या होंगे, मोर अबंडेंट होंगे। ये थोड़ा फैसले के एमसीक्यूज था। अब आ गया इसमें इससे अगली डेफिनेशन मॉलिक्यूलर आयन।
मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा। उसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, तो बनने वाला आयन क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, इफ अ मॉलिक्यूल गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो बनने वाला आयन हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर आयन होगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम एग्जांपल लिखें तो ये है एक मॉलिक्यूल सिंपल मीथेन, ये मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन, मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे मॉलिक्यूल हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लें या लूज कर दें, जैसे अगर हम इसके ऊपर प्लस चार्ज ले आए, मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, +1 लगा दें, मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें, ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन। यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, मॉलिक्यूलर आयन। अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगा तो बनने वाला आयन क्या होगा, दीज आर मॉलिक्यूलर आयन होगा। ठीक है, अब देखिए उसमें तो बात था आयंस में कि हम एटम का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको दे देते हैं, वो क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हर एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी। तो इस वजह से उसमें हमने कुछ देखा कि कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं, कुछ गेन कर रहे होते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें, आपने पढ़ा है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप शेल बनाएं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसमें रह जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नियॉन के पास। नियॉन स्टेबल है, तो इस वजह से सोडियम क्या चाहता है कि उसके भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये स्टेबल हो जाए। तो एटम जो थे वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन इस वजह से करते थे कि वो स्टेबल हो जाए। मॉलिक्यूल तो ये कुछ पहले ही स्टेबल है, तो इसका मतलब है ये नॉर्मली अपना इलेक्ट्रॉन गेन लूज नहीं कर सकते। तो फिर ये आयन में कब कन्वर्ट होंगे, वो कहता है इनके आयन में कन्वर्ट होने के लिए एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये कि अगर हमारा ये एक मॉलिक्यूल है, फर्ज करें मीथेन, हम इसके ऊपर हाई एनर्जी पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं Ag++, या हाई एनर्जी रेडिएशन एक्स रेज वो इस पर फॉल करवाएं। तो जब भी हाई एनर्जी पार्टिकल या हाई एनर्जी रेज किसी मॉलिक्यूल पर जाकर पड़ती हैं, देखिए ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, CH4। जब ये हाई एनर्जी पार्टिकल टकराने आया तो फर्ज करें यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर इस पूरे के ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस तरह से हमारा मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होता है कि जब कोई हाई एनर्जी एक्स एनर्जी रेज, एक्स रेज या अल्फा पार्टिकल आकर जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर किसी मॉलिक्यूल पर बमबार किए जाते हैं, गिराए जाते हैं, तो उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने पर मॉलिक्यूलर आयन जो है वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में देखें, क्योंकि ये बनेगा कैसे मॉलिक्यूलर आयन, जब हम हाई एनर्जी रेज उसको देंगे, जब भी हाई एनर्जी रेज देंगे, अल्फा पार्टिकल गिराएंगे, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन उसमें से नॉकआउट होगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होने पर क्या चार्ज आएगा इसके ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है ज्यादातर फिर मॉलिक्यूलर आयन चूंकि जनरेट इस प्रोसेस से होता है, उनके ऊपर ज्यादातर चार्ज कौन सा आया करेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ उलट हो गया कि वो मॉलिक्यूलर आयन जिन पर प्लस चार्ज है, these are more abundant as compared to their negative charges। ठीक है, तो यहाँ भी हम डिफरेंस कर लेते हैं कि जो प्लस चार्ज वाला है हम उसको लिखते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइन, या इसको हम लिखते हैं these are cationic molecular ion। ठीक है, ऐसा आयन मॉलिक्यूलर जिस पे प्लस चार्ज है, these are cationic molecular ion। तो ऐसा जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या लिख लेंगे, these are anionic molecular ion, जैसा कि मैंने इस पर नेगेटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो ये कब बनेगा, जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। देखें, जब हम इसके ऊपर बमबार कर रहे थे, इसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, फर्ज करें इसके पास कोई नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आ गया, तो उसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जनरेट होगा। लेकिन अगर ये नहीं आया तो कभी ये जनरेट नहीं हो सकेगा। तो ज्यादातर फिर चांस कौन से होंगे, जब भी हम आयन जनरेट करेंगे मॉलिक्यूल, तो उसमें इस प्रोसेस से प्लस चार्ज आएगा। तो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन आर मोर अबंडेंट। हम यहाँ ये एक एरो लगा लेते हैं, एरो का मतलब है कि इनकी तादाद ज्यादा है एज कंपेयर टू द एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, अच्छा, किसी मॉलिक्यूल को देखकर आपको किसी आयन को देखकर ये कैसे पता चलेगा कि वो मॉलिक्यूलर आयन है या वो पॉली एटॉमिक कैटायन है। देखिए दोनों में डिफरेंस है।
पॉली एटॉमिक कैटाइन और कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? ये देखिए, ये मैंने लिखा अमोनियम और ये लिख दिया मीथेन प्लस। अब देखें, हमें पता चल रहा है ये भी तो मॉलिक्यूल लग रहा है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल की हमने डेफिनेशन लिखी है एक से ज्यादा एटम। ये भी मॉलिक्यूल लग रहा है कि एक से ज्यादा एटम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ये पॉली एटॉमिक कैटाइन है, ये कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। ये क्या है? कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो कैसे पता चलेगा? जो चीज मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती होगी उस पर चार्ज आने की वजह से वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता NH4, ये हमेशा क्या होता है? NH3 अमोनिया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं है। ये तब बना है जब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो उस वजह से इस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया। अगर तो ये मॉलिक्यूल होता तो इसको मॉलिक्यूलर आयन कह सकते थे। आपने देखा CH4 ये एग्जिस्ट करती है, जो चीज एग्जिस्ट करती है उस पर चार्ज लगाने से वो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, जो एग्जिस्ट नहीं करती वो हमारा मॉलिक्यूलर आयन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारा पॉली एटॉमिक कैटाइन है, दीज आर नॉट द कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। डिफरेंस समझ आया आप लोगों को? ये आप लोगों को इसका डिफरेंस याद रखना है। और ये कैसे बना है? ये बना है तो ऊपर प्रोसेस पड़ा है। ये कैसे बना है? ये तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बना है। ये ऐसे नहीं बना कि हमने इसको एनर्जी दी तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और इस पे चार्ज जो है वो इस तरह से प्लस आ गया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मॉलिक्यूलर आयन में और कैटाइंस में। अब इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन और है, वो हम करने लगे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो ये आपके इसमें ना, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा मॉलिक्यूलर आयन में? हाउ मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। इस पैराग्राफ की दूसरी लाइन में आंसर लिखा हुआ है, जो प्रोसेस पढ़ा यही वाला। तो वो आपने इसमें शॉर्ट क्वेश्चन करना है, हाउ द मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें छोटी सी और डेफिनेशन आ गई, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? जो एटम है हमने कल देखा था बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है। तो कहता है कि ये जो है वो इतना आसान नहीं है कि हम हर एक एटम को लें और उस हर एक एटम का जो है वो अलग-अलग वे करना शुरू हो जाए। ठीक है, तो चूंकि वो बहुत स्मॉलर पार्टिकल है, ये इट इज इम्पॉसिबल, इतना आसान नहीं है कि एक एटम को लेकर उसका अलग-अलग क्या किया जाए, वे किया जाए। तो फिर स्टार्ट में लोगों ने ये किया, उन्होंने ये तरीका अपनाया कि हम क्या करते हैं, एक चीज को स्टैंडर्ड मानकर उससे दूसरी चीज को कंपेयर करके उसका मास क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये तरीका वही है जैसे हम लोग आमतौर पर तराजू नहीं लेते, उसमें हमने एक तरफ 1 किलो की चीज रखी होती है, दूसरी तरफ हम उतनी चीज रखकर क्या कहते हैं कि इसका वजन क्या हो गया, 1 किलो हो गया। तो इससे ये चीज होता है कि किसी चीज का मास जब हम देखते हैं ना किसी दूसरे के लिहाज से, तो उसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट आ जाती है। ठीक है, के लिहाज से फाइंड करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, रिलेटिव। रिलेटिव एटॉमिक मास में हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ एन एटम, इट इज द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम का मास which is obtained by comparing them with carbon 12। ठीक है, कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास क्या हुआ करता है, 12। तो कहता है कार्बन को स्टैंडर्ड मानकर उसके साथ कंपेयर करना, एलिमेंट के एटम का कंपेयर करके मास निकालना, ये मास क्या कहलाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा। रिलेटिव मीन के लिहाज से, किसके लिहाज से, क्या हमने कार्बन 12 लिया, इसका एक एटम लिया, इसका एक एटम इससे कंपेयर किया दूसरे एटम से। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे कर तो नहीं सकते नॉर्मल हम कहें कि हम हाथों से ये कर लें, फिर तो आगे जाकर टेक्निक आई है, ऐसा कि हम पढ़ेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री, तो उसमें तो वो खुद ब खुद हमें कर देता है। तो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं कि अगर हम इसका एक एटम ले लें तो दूसरा हम ये एटम जिसका मास फाइंड करना चाह रहे हैं उससे कंपेयर करें कि वो इससे कितने गुना वजनी है, कितने गुना इससे हल्का है। तो इट इज द मास ऑफ एन एटम, उस एटम का मास किसी एलिमेंट के जिसका हम मेजर करना चाहते हैं, तो हम वो ऑब्टेन करते हैं बाय कंपेयरिंग देम विद कार्बन 12। तो वो उसका मास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, ये हुआ करता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब किसी जो हम जब ऐसे हम निकालते हैं कंपेयर करके, देखिए फर्स्ट करते हैं हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन
ठीक है। हम कार्बन 12 ले रहे हैं, बात समझ आई। हम क्या कर रहे हैं, 12 ग्राम फर्ज करें कार्बन ले रहे हैं, इसको सिंपल के लिए, ठीक है। ये हमने 12 ग्राम में कार्बन ले लिया, या हम 1 ग्राम कोई सब्सटेंस ले लेते हैं, कार्बन हम 1 ग्राम ले लेते हैं, अब उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है, दूसरा सब्सटेंस कि वो उससे कितना जो है वो हल्का है, कितना उससे ज्यादा वजनी है। तो इससे हमें कंपैरिजन से पता चलेगा उसका मास, कि उसका जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा। तो ये आ जाएगा बाय कंपेयरिंग देम विद द मास ऑफ द कार्बन 12 व्हिच इज कार्बन 12 से कंपेयर करके क्या निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना। किसी एक एटम का जो मास है जब हम कंपेयर करके निकालते हैं तो उसको यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो यूनिट क्या हुआ करता है, AMU, ठीक है। और ये क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट है जिससे हम किसी एक एटम का मास रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये होता क्या है, वो कहता है हम एक कार्बन के एक एटम का मास लेते हैं, फर्ज करें, देखें एक कार्बन का मैंने एटम लिया, इसका जो मास आता है वो आता है 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। इतने ग्राम एक कार्बन एटम का क्या आता है, मास आता है। अगर हम इसको 12 पे डिवाइड कर दें, इसको 12 पे डिवाइड करें तो हम क्या लिखेंगे, द मास ऑफ कार्बन, द 1/12, क्या बात नहीं करते हैं, जरा इसको पहले समझ लें। एक कार्बन एटम का मास कितना आया, 1.99 10⁻⁻23। इसको 12 पे डिवाइड करें ना तो आंसर हमारा ये आएगा 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये जो हमारे पास आंसर आया उसने लिख दिया, ये किसके इक्वल है, 1 AMU के इक्वल है, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, AMU दरअसल क्या होता है, अगर एक कार्बन एटम का मास लें उसको 12 पे डिवाइड करें तो इसका क्या मतलब होगा, कार्बन के एक एटम का 1/12 कर दे, तो 1/12 करने से जो हमारे पास फिगर आती है वो दरअसल क्या होती है, AMU हुआ करती है, ठीक है। तो देखिए AMU कैसे डिफाइन किया हुआ है, इसमें लिखा है AMU को, ये मैं बुक से वहां से रीड करता हूं, देखिए यहां से कि उसने ये लिखा है, मैं इसलिए यहां समझा रहा हूं कि आपने यहां से करना है। कहता है इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, ठीक है। क्या हुआ करता है, देखें, कहता है द यूनिट यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या करता है, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। अगर हम एक कार्बन एटम का मास 1/12 कर दें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है चीज, AMU कहलाती है। इसका क्या मतलब था, जब उन्होंने इसको इस पर डिवाइड किया तो उसके पास ना एक ये आंसर आया। इस आंसर का क्या मतलब होगा कि एटम का मास अगर इस फिगर में हो 10 की पावर में, तो वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम होल फिगर 1, 2 या 3 में कर सकते हैं। बात समझ आई है। तो यहाँ आपके पास किसी भी एटम का मास आता जाएगा, क्योंकि वो ग्रामों में आता है। जब हम उसको कंपेयर करते हैं 1/12 से, तो 1/12 में कंपेयर करने से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, AMU में। इसलिए अब उसने ना बुक में लिखा है कि कार्बन स्केल में, कार्बन 12 स्केल में, कार्बन 12 स्केल का क्या मतलब है, किसी भी एक एटम का मास कार्बन के 1/12 से कंपेयर करके हम उनके मास रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखा जाता है कि हाइड्रोजन का ऐसे मास आता है 1.008 AMU, क्लोरीन का मास आता है 35.5 AMU, ठीक है। ऑक्सीजन का मास आता है 16 AMU। तो इस तरह से ये क्या किए गए, कार्बन के 1/12 से कंपेयर कर कर किसमें कन्वर्ट कर दिए गए, AMU में कन्वर्ट कर दिए गए, ठीक है। तो आपने इसमें दो डेफिनेशन छोटी सी याद करनी है, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये यूनिट है। रिलेटिव एटॉमिक मास है कि आप कोई एक चीज लें उसको दूसरे से कंपेयर कर लें तो वो पता चलेगा उसका इतना मास होगा। अब उस मास को रिप्रेजेंट करना किसमें है, तो इसके लिए हमने देखा कि हमने जो कार्बन ली उसका 1/12 से कंपेयर करके जो है ना ये वाला मास लिखा जाता है। दोनों में डिफरेंस समझ आया, रिलेटिव में और AMU में। AMU का क्या मतलब होगा, एक एटम का मास जो हमने कंपेयर किया कार्बन 12 से, कैसे कंपेयर किया कि कार्बन 12 के मास का 1/12 कंपेयर करके हमने उसका क्या किया है, मास निकाला है। तो इस तरह से हम जितने भी इसमें आ ज्यादातर शुरू में एटमों के मास होते थे वो इस तरह से लिखे जाते थे बाय कंपेयरिंग विद 1/12। तो आपने इसमें ये दो डेफिनेशंस हैं ये याद करनी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQ तो ये है, देखें एक कार्बन एटम में कितने पार्टिकल होते हैं न्यूक्लियस में,
6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन, इसका मतलब है टोटल 12 पार्टिकल है। प्रोटॉन का जो मास होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ द न्यूट्रॉन के। इसका मतलब है यहाँ लिख सकता हूँ 12 के 12 पार्टिकल जिनका मास इक्वल है। तो 12 पार्टिकल का मास था इतना, जब हमने इसको 12 पे डिवाइड किया तो ये किसका निकल आएगा, एक पार्टिकल का मास निकल आएगा। इसका मतलब यहाँ 1 AMU हमें ये भी बता रहा है कि अगर हमारे पास एक प्रोटॉन हो या हमारे पास एक न्यूट्रॉन हो तो दरअसल उसका मास किसके इक्वल होता है, -24 ग्राम के, उनका इसके इक्वल होता है। तो अगर यहाँ से हम एमसीक्यूज निकालें, हमें पता है हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, एक, तो फिर हाइड्रोजन का मास भी क्या होगा, क्योंकि किसी एटम का मास उसका न्यूक्लियस का मास होता है। तो अगर एक प्रोटॉन का मास ये है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारी जो हाइड्रोजन है उसका ग्रामों में मास कितना होता है, 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से आप कर लीजिएगा। अब इसमें बच्चे इंपॉर्टेंट बात एक ये आती है कि हमने ना कार्बन को ही क्यों लिया एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, ये उस वक्त की बात है, साइंटिस्ट ने जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया तो उसमें एक तो ये था कि कार्बन जो है ये स्टेबल फॉर्म में ज्यादा मिलती है। उन्होंने कहा था हम उस एलिमेंट को लेंगे जो कि एक तो स्टेबल होनी चाहिए। तो हम आगे जाकर एक बात पढ़ेंगे कि हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उसके अंदर बहुत से एटम होते हैं जिनमें एटॉमिक मास का डिफरेंस होता है। कल हमने ये टॉपिक करना है, हम उनको कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो कोई किसी एलिमेंट के जो आइसोटॉप्स हैं, एक एलिमेंट के अंदर उनकी तादाद डिफरेंट होती है, तो हमने किसी एक आइसोटॉप को लेकर स्टैंडर्ड करना था। तो कार्बन का ये जो 12 वाला आइसोटॉप है ना, एक तो ये स्टेबल है और ये प्योर फॉर्म में नेचुरली मिल भी जाता है। तो इसमें दो वजह थी कि एक तो इसका आइसोटॉप स्टेबल था और ये हमें प्योर फॉर्म में कहते हैं नेचुरली मिल भी जाता है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फर्ज कर लिया। अगर यही बातें किसी और एलिमेंट में हैं, होती हैं कि अब जैसे कि कुछ अब बहुत सारे ऐसे और भी आ गए हैं कि उनका भी जो है वो नेचुरल आइसोटॉप हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम उनको भी स्टैंडर्ड मान सकते थे। लेकिन चूंकि उस वक्त जो साइंटिस्ट था उसने उस वक्त ज्यादा इतनी डिस्कवरी भी नहीं की, ये बहुत पुरानी जो है ना टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास, तो उस वक्त उसने कार्बन पे क्या किया, एज अ स्टैंडर्ड फर्ज करके दूसरों के क्या किए, इससे मास कंपेयर किए। तो इसमें ये फर्ज ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ कार्बन को करके कर सकते हैं। ये जो बातें हैं कि हमें उसका एटम स्टेबल होना चाहिए और दूसरा कि वो उसका प्योर आइसोटॉप जो है वो इजीली सेपरेट होना चाहिए, वो भी मिल जाए, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें से पूछ लें, कहीं से कोई बात समझ नहीं आई तो वो पूछ लें।